तंदूर कांड। एक क्रिमिनल के दिमाग की लिमिट्स कोई नहीं जानता। क्राइम करने की चाह किस हद तक जा सकती है और इंसान से क्या क्या करवा सकती है, यह पता कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। आज का केस एक ऐसे आदमी का है जिसने ऐसी सारी हदों को पार कर दिया। 2 जुलाई 1995 की रात को कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और होमगार्ड चंदरपाल अपनी रूटीन नाइट पेट्रोलिंग कर रहे थे। वो लोग जैसे ही अशोका रोड की तरफ मुड़े तभी उन्हें एक बिल्डिंग में से बहुत सारा धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। वो दोनों उस बिल्डिंग तक जल्दी से गए। उस बिल्डिंग में एक रेस्टोरेंट था जिसके अंदर से वो धुआं आ रहा था, लेकिन वो रेस्टोरेंट उस समय बंद था। उन्होंने वहां खड़े गार्ड से धुएं की वजह पूछी। तभी रेस्टोरेंट से एक आदमी निकल कर आया और उसने बताया कि रेस्टोरेंट में कुछ वेस्ट जलाया जा रहा है जो कि कुछ देर में जलना खत्म हो जाएगा। ये सुनकर वो दोनों वहां से चले गए और पास की लेन्स में पेट्रोलिंग करने लगे। कुछ दूर जाते ही उन्हें पीछे से एक औरत की चिल्लाने की आवाज आई, आग लग गई, आग लग गई। वो हड़बड़ी में वापस उस रेस्टोरेंट की लेन में पहुंचे और उन्होंने देखा कि आग की लपटें अब रेस्टोरेंट के अंदर से निकलकर बाहर तक आ गई थीं। उन्होंने तुरंत बैकअप बुलाया और फायर डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म किया। उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की ताकि वो उस आग को बुझा सके, पर उस रेस्टोरेंट का दरवाजा अंदर से बंद था। कुंजू और चंदर देरी न करते हुए उस गार्ड की मदद से दीवार के ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ चले गए, जहां उन्होंने देखा कि 2 आदमी एक तंदूर को हवा देते हुए उसमें पेपर और लकड़ी के पीसेस डाल रहे थे। उनमें से एक वहां का मैनेजर केशव था और दूसरा आदमी वही था जो उन्हें थोड़ी देर पहले बाहर मिला था, जिसका नाम था सुशील शर्मा। चंदरपाल ने वहीं से आवाज लगाकर उन्हें उस आग के बारे में चेतावनी दी, पर सुशील शर्मा ने कहा कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर है और उन दोनों पुलिस वालों के लिए इस वक्त वहां से चले जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि वो कुछ पुराने पार्टी के डॉक्यूमेंट जला रहे हैं। पर कांस्टेबल कुंजू को उस तंदूर से मांस की जलने की बू आ रही थी। उसका शक बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर गए और सबसे पहले जाकर उन्होंने तंदूर की आग बुझाई। इसके बाद उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि तंदूर के बाहर इंटेस्टाइन्स लटक रहे थे और तंदूर के अंदर एक इंसानी शरीर आधा जला पड़ा था। पानी डालने से उस शरीर की स्किन हड्डियों से अलग हो गई थी, जिसकी वजह से एक बहुत बुरी स्मेल चारों तरफ फैलने लगी थी। इतनी देर में पुलिस की बैकअप टीम भी वहां आ गई। सुशील तब तक वहां से गायब हो चुका था, लेकिन केशव वहीं पर खड़ा था। केशव को इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया गया। अगली सुबह उस इंसानी लाश की बगिया बारबेक्यू रेस्टोरेंट में मिलने की खबर हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गई। सुशील फरार हो चुका था। पुलिस केशव को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। पर जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसका सुशील के साथ क्या रिश्ता है, तो उसने बताया कि वो रेस्टोरेंट सुशील शर्मा का ही है और उसके केशव पर बहुत एहसान है, इसलिए उसके कहने पर केशव ने यह सब किया था। उसी दिन एक आदमी पुलिस स्टेशन में आया जिसने अपना नाम मतलूब करीम बताया और उसने पुलिस से कहा कि वो लाश सुशील की बीवी नैना साहनी की है। धीरे धीरे सुशील शर्मा के सस्पेक्ट होने की न्यूज हर जगह फैल गई। पुलिस हाथ धोकर सुशील की तलाश में लगी हुई थी, पर उन्हें सुशील कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। पर एक दिन अचानक दिल्ली पुलिस को खबर मिली कि 9 दिन से फरार सुशील ने खुद को बैंगलोर पुलिस को सरेंडर कर दिया है, लेकिन उसने नैना के खून में उसके इन्वॉल्व होने से साफ इनकार कर दिया है। मगर कुंजू और चंदर ने अपनी आंखों से सुशील को क्राइम सीन पर देखा था और उससे बात भी की थी, और उन्हें पता था कि सुशील झूठ बोल रहा है। पुलिस ने सुशील से सच उगलवाने के लिए उसे कई अलग अलग तरीकों से इंटेरोगेट किया। इंटेरोगेशन के दौरान सुशील ने फाइनली कन्फेस किया कि उसी ने नैना का मर्डर किया था, जिसके बाद वो पुलिस से बचने के लिए दिल्ली से फरार हो गया था।
उसके बाद सुशील ने पुलिस को 2 जुलाई को क्या हुआ था सब सच सच बताया। 2 जुलाई की शाम को सुशील अपने गोल मार्केट के फ्लैट में घुसा ही था जब उसने अपनी बीवी नैना को हाथ में एक ड्रिंक लिए किसी से फोन पर बात करते हुए देखा। नैना ने उसके अंदर आते ही फोन काट दिया और सुशील के लिए भी एक ड्रिंक बनाकर बेडरूम में चली गई। सुशील ने ड्रिंक पीना शुरू किया, पर जैसे जैसे वो ड्रिंक उस पर अपना असर कर रही थी वैसे वैसे उसका नैना के ऊपर शक बढ़ रहा था, जिसकी वजह से उसने टेलीफोन पर लास्ट डायल नंबर पर कॉल किया। उस कॉल को मतलूब करीम ने उठाया, जो नैना का एक्स बॉयफ्रेंड था और जिसके साथ नैना के अफेयर होने पर सुशील को पहले से ही शक था। सुशील गुस्से से तिलमिलाता हुआ बेडरूम में घुसकर नैना पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उनकी लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और सुशील ने एकदम से अपनी ड्रॉर से एक बंदूक निकाली और नैना को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उसे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने हड़बड़ी में अपने घर से खून साफ किया और डिसाइड किया कि मर्डर के सबूत को मिटाने के लिए वो नैना की लाश को अपने ही रेस्टोरेंट के तंदूर में जला देगा। पर यह केस सिर्फ एक अफेयर के शक की वजह से हुए मर्डर का नहीं था। दरअसल इसकी वजह थी सुशील का डोमिनेटिंग, इनसिक्योर और अब्यूसिव नेचर। नैना और सुशील की शादी को 2 साल हो गए थे, पर फिर भी सुशील उनकी शादी को ऑफिशियल नहीं करना चाहता था। सुशील के इस डिसीजन से नैना बहुत ज्यादा हर्ट थी। सुशील दुनिया के लिए तो एक शरीफ, सोबर पॉलिटिशियन था जो हर हफ्ते छतरपुर मंदिर जाता था, पर वही सुशील हर रात शराब पीकर नैना को मारता था और उसे अपने गोल मार्केट वाले फ्लैट में लॉक करके रखता था। एक रात जब नैना ने सुशील से उसके अब्यूसिव नेचर की वजह से उसको छोड़ने की बात की, तो उसने नैना पर अपनी गन चला दी। उसने जानबूझकर मिस फायर करके नैना को डराने की कोशिश की थी। फिर एक दिन नैना को पता चला कि सुशील का अफेयर भी चल रहा था, जिसके बाद वो खुद को संभाल नहीं पाई। वो और भी ज्यादा अकेली और बेबस महसूस करने लगी थी। वो इस रिश्ते से छुटकारा चाहती थी, जिसके लिए उसने मतलूब की हेल्प लेने का डिसाइड किया। मतलूब नैना और सुशील एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते थे। वो तीनों पॉलिटिकल पार्टी के यूथ विंग में काम करते थे। कॉलेज डेज में नैना और मतलूब एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वहीं नैना और सुशील बस अच्छे दोस्त थे। नैना और मतलूब एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर क्योंकि नैना एक सिख थी और मतलूब एक मुस्लिम, तो नैना की फैमिली ने उनकी शादी से इनकार कर दिया। फैमिली के प्रेशर में मतलूब ने अपनी ही धर्म की एक लड़की से शादी कर ली, पर नैना और मतलूब ने डिसाइड किया कि वो हमेशा अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। लेकिन नैना मतलूब की शादी के बाद धीरे धीरे बहुत ज्यादा डिप्रेस होती चली गई। सुशील ने ऐसे डिफिकल्ट समय में नैना का साथ नहीं छोड़ा और वो और नैना एक दूसरे से काफी क्लोज आ गए, जिसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली। पर उनकी शादी कुछ हफ्तों तक ही अच्छी रही, जिसके बाद सुशील की सारी सच्चाई नैना के सामने आने लगी। सुशील जब भी नैना को घर में मारता पीटता, तो नैना इमोशनल सपोर्ट के लिए मतलूब को कॉल करती। इसी अब्यूसिव शादी से निकलकर जब उसने अकेले ऑस्ट्रेलिया जाकर एक नई जिंदगी स्टार्ट करने का डिसीजन लिया, तो मतलूब भी उसकी हेल्प करने के लिए राजी हो गया। 2 जुलाई से कुछ दिन पहले ही नैना ने सुशील को अपना डिसीजन बताया था, जिसको सुनकर सुशील गुस्से से पागल हो गया था और वो मतलूब के इस डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट पर सवाल करने लगा था। फिर 2 जुलाई को जब नैना ने उसके अंदर आते ही एकदम से फोन काट दिया और फोन रिडायल करने पर मतलूब ने जवाब दिया, तो सुशील अपना होश खो बैठा और उसने नैना की जान ले ली। सुशील को जेल हो गई और कोर्ट ने सुशील को डेथ सेंटेंस दिया, लेकिन कई सालों तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। सुशील के जेल में अच्छे कंडक्ट के लिए 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने उसके डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस में बदल दिया, जिसके पूरा होने के बाद 22 दिसंबर 2018 को सुशील को
तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। आपको क्या लगता है, ऐसे क्राइम के लिए 20-25 साल जेल में काटना काफी है, या ऐसे क्राइम के लिए डेथ सेंटेंस ही होना चाहिए? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। निठारी कांड। दिल्ली के पास ही बसे नोएडा में एक जगह है निठारी, एक ऐसा एरिया जहां से एक तरफ सेक्टर 31 नोएडा के अमीर लोगों के बंगलोज दिखते हैं और दूसरी तरफ निठारी के अंदर गरीब लोगों की बस्ती। एक ऐसी बस्ती जहां के ज्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूर, रिक्शे वाले और हाउस हेल्प्स का काम करते हैं और देश के पिछड़े इलाकों से बिलोंग करते हैं। 7 मई 2006 की शाम को निठारी की बस्ती में रहने वाले नंदलाल के घर में अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि उनकी 22 साल की बेटी पायल सुबह से घर नहीं आई थी। उसने अपने पिता से कहा था कि वो सेक्टर 31 की कोठी नंबर D5 में नौकरी के लिए जा रही है, पर जब से वो वहां गई थी उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। जब काफी देर तक वो घर नहीं आई तो उसके माता पिता बहुत डरने लगे, क्योंकि निठारी में पिछले 2 साल से कई छोटे बच्चे और जवान लोग गायब हो रहे थे। नंदलाल से और नहीं रहा गया और उसने खुद अपनी बेटी को ढूंढने का फैसला किया। सबसे पहले उसने उस रिक्शे वाले को ढूंढा जिसने पायल को D5 तक छोड़ा था। वो रिक्शे वाला D5 का नाम सुनते ही भड़क गया और उसने बताया कि उसने पायल को वहां छोड़ा तो था, पर वो बिना पैसे दिए ही घर के अंदर चली गई। उसे लगा कि वो वापस आकर उसे पैसे देगी, मगर वो वापस आई ही नहीं। जब उसने घंटी बजाई तो उस घर का 36 साल का नौकर सुरिंदर कोली बाहर निकला और उसने कहा कि पायल वहां से चली गई है। जब रिक्शे वाले ने उसकी बात को झूठ कहा तो कोली ने एक ईंट उठाकर उसकी तरफ फेंकी और उसे वहां से भगा दिया। ये सुनकर नंदलाल का शक यकीन में बदल गया। नंदलाल को लग रहा था कि उसकी बेटी के गायब होने में कोठी नंबर D5 में रहने वाले लोगों का ही हाथ था। बिना देरी किए नंदलाल लोकल पुलिस स्टेशन चला गया, पर पुलिस वालों ने उसकी बात को टाल दिया, क्योंकि 2004 से निठारी में ऐसे कई केसेस उनके पास रोज आ रहे थे। नंदलाल बहुत रिक्वेस्ट करने लगा, पर पुलिस ने उसको वहां से यह कहकर भगा दिया कि पायल किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। अगले दिन नंदलाल खुद D5 गया। घर के अंदर से घर का मालिक 52 इयर्स यानी 52 साल का मनिंदर सिंह पंडेर बाहर आया, जिसने पायल को पहचानने से ही मना कर दिया। नंदलाल और उसकी बीवी पूरी तरह से टूट चुके थे, क्योंकि कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था। वो दोनों पूरी रात बस रोते रहे और फिर नंदलाल ने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बेटी को ढूंढ कर ही रहेगा। उसके पास थोड़े पैसे जमा थे तो उसने एक वकील को हायर करके कोर्ट में अपील की। चीफ मजिस्ट्रेट ने उसका केस देखा और पुलिस को ऑर्डर किया कि वो उसकी FIR दर्ज करें और उस पर तुरंत एक्शन लें। पुलिस ने जब लापता बच्चों के बारे में आसपास के लोगों से पूछताछ की तो उन्हें यह पता चला कि निठारी के नाले पर 2 पुल के बीच में 100 मीटर के एरिया में ही वो सारे बच्चे और लोग जो लापता हुए हैं आखिरी बार वहीं देखे गए हैं। इन्हीं 2 पुल के बीच में नाले के पास एक वाटर टैंक भी था, जो कुछ गांव वालों के हिसाब से भूतिया था और उनका मानना था कि वहां पर एक भूत है जो बच्चों को मार देता है, इसलिए उस वाटर टैंक के नाले के आसपास कोई नहीं जाता था। पुलिस ने उस 100 मीटर के स्ट्रेच को ब्लैक होल का नाम दे दिया और वो उसकी पेट्रोलिंग करने लगे, लेकिन उनकी पेट्रोलिंग के बावजूद भी वहां से बच्चे गायब होते रहे। पर वहां ऐसा क्या था? क्या सच में वहां कोई भूत था, या ये किसी गैंग या किसी सीरियल किलर का काम था? इस सवाल का जवाब उस वक्त किसी को नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि पुलिस पर प्रेशर बहुत ज्यादा था। तो पुलिस ने पायल के फोन को ट्रैकिंग पर लगवाया और मनिंदर सिंह पंडेर को भी इंटेरोगेट किया, पर मनिंदर ने कहा कि वो पायल के गायब होने वाले दिन चंडीगढ़ में था और अपने पिता का अंतिम संस्कार कर रहा था, जिसका उसके पास प्रूफ भी था। जब चंडीगढ़ में होने का प्रूफ मनिंदर ने पुलिस को दिया तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन फिर से एक डेड एंड पर पहुंच गई।
कई महीने बीत गए और नंदलाल और उसकी बीवी अपनी बेटी की याद में तड़पते रहे और निठारी से और भी बच्चे गायब होते रहे। लेकिन फिर एक दिन 26 दिसंबर 2006 को अचानक ही पायल का फोन स्विच ऑन हुआ और वो ट्रैकिंग रडार पर दिखने लगा। पुलिस ने फौरन उस फोन को ट्रैक किया। वो फोन एक रिक्शे वाले के पास मिला, जिसने बताया कि वो फोन उसने किसी और से खरीदा था, लेकिन उसमें सिम पहले से ही था। पुलिस ने जब सिम की इन्वेस्टिगेशन की तो ये सामने आया कि वो सिम सुरिंदर कोहली के नाम पर रजिस्टर्ड था। वही सुरिंदर कोहली जो मनिंदर सिंह पंडेर के घर पर काम करता था। 29 दिसंबर की रात को पुलिस ने सुरिंदर कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर को उनके बंगले से अरेस्ट कर लिया। दोनों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ऑफिसर्स शॉक में थे। वो तुरंत निठारी के पास बने उस नाले पर पहुंचे। जब वो उस नाले के अंदर घुसे तो उन्हें वहां जो मिला वो देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस नाली में कई पॉलिथिन्स थीं, जिसमें छोटे बड़े ह्यूमन स्केलेटन्स यानी इंसानी कंकाल थे। एक लड़के का कटा हुआ सर, किसी के शरीर के टुकड़े और ढेर सारे बच्चों के कपड़े चप्पलें थीं, जो उन्हीं बच्चों की थीं जो लापता हुए थे। कुल मिला के उस नाले से 19 स्कल्स यानी 19 खोपड़ियां मिली। उन दोनों ने 19 लोगों का मर्डर किया था। पूछताछ में सुरिंदर कोहली ने पुलिस को बताया कि उसी ने पायल को मारा था। सुरिंदर ने पायल के ही दुपट्टे से उसका गला घोट दिया था और उसे मारने के बाद सुरिंदर ने लाश के कई टुकड़े किए और फिर वो उन्हें पकाकर खा गया। सुरिंदर ने यह भी बताया कि उसने ऐसा सभी छोटे बड़े बच्चों के साथ किया था। जब सुरिंदर पर ढेर सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट हुए तो उसने ये भी कबूला कि उसके सपने में एक सफेद बालों वाली साड़ी पहनी हुई एक औरत आती थी, जो लोगों को मारने तक उसके साथ ही रहती थी। जब मनिंदर सिंह पंडेर से इन सब के बारे में पूछा गया तो उसने ये कहा कि वो आधे से ज्यादा टाइम घर के बाहर रहता था और उसे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। पर सुरिंदर का एक कहना था कि वो पंडेर के कहने पर ही बच्चों और लड़कियों को टॉफी और नौकरी का लालच देकर घर के अंदर लाता था, जिसके बाद पंडेर उनका फायदा उठाता था और सुरिंदर उनको मारकर उनकी डेड बॉडी को टुकड़ों में काटकर उन्हें पका के खाता था। यह केस इतना भयानक था कि फौरन सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें और भी कई बातें पता चली। दोनों पर कई सारे केसेस चले और कई सालों तक चले, जिनके बाद उन दोनों को डेथ पेनल्टी यानी मौत की सजा सुनाई गई। पंडेर के परिवार वालों का अब भी यह कहना है कि वो इनोसेंट है, पर निठारी का कोई भी इंसान ये मानने को तैयार नहीं है कि एक इंसान के घर में इतना कुछ हो गया और उसे इस चीज का कोई अंदाजा भी नहीं था। आज तक निठारी में इस क्राइम का खौफ फैला हुआ है, मगर एक चीज अभी भी क्लियर नहीं हो पाई, इस क्राइम का मोटिव। खैर जो भी हो, इससे ज्यादा दरिंदगी भरा केस शायद ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में हमें बताइए। दिवाली कांड। दिवाली की रात पूरा देश पटाखों की आवाजों और खुशियों में डूबा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ नोएडा में रहने वाली दिव्या का मन बहुत ज्यादा घबरा रहा था, क्योंकि वो शाम से अपने पेरेंट्स को कॉल लगा रही थी, लेकिन उसके फोन का कोई जवाब नहीं दे रहा था। जब दिव्या के मम्मी पापा ने उसका फोन नहीं उठाया तो उसने उनके केयर टेकर महेश को भी कॉल मिलाने का ट्राई किया, लेकिन महेश का फोन बंद आ रहा था। परेशान होकर दिव्या ने अपने पेरेंट्स के घर पर सफाई करने वाली सुरेखा को कॉल किया और उससे कहा कि वो एक बार उसके पेरेंट्स का हाल पूछाए। जब काफी देर तक सुरेखा ने भी कॉल बैक करके कुछ अपडेट नहीं दिया तो दिव्या ने डिसाइड किया कि वो खुद जाकर अपने मम्मी पापा का हाल देख आएगी। वो घर से निकलने ही वाली थी जब दिव्या को सुरेखा का कॉल आया।
सुरेखा की कांपती हुई आवाज सुनते ही दिव्या समझ गई कि कुछ ना कुछ बहुत। जब सुरेखा ने दिव्या को बताया कि उसने अभी क्या देखा था, तो वो सुनकर दिव्या की धड़कन रुक गई। सुरेखा ने बताया कि दिव्या के पेरेंट्स मिस्टर और मिसेस जायद जमीन पर खून से लथपथ बेजान पड़े थे। किसी ने उनके घर में घुसकर उन दोनों को बहुत बेरहमी से मार दिया था। ये सुनते ही दिव्या फौरन अपने पेरेंट्स के घर के लिए निकल गई। उनका घर गाजियाबाद के पटेल नगर में था। दिव्या ने वहां पहुंचते ही देखा कि उसके पेरेंट्स की लाशें स्ट्रेचर पर पड़ी हुई थीं और उनके सर पर गहरे घाव थे। ये देखकर दिव्या पूरी तरह सहम चुकी थी। पुलिस ने उसे बताया कि उसके पेरेंट्स के घर में कोई भी चोरी नहीं हुई थी और ना ही किसी जोर जबरदस्ती के साइंस मिले। लेकिन दिव्या को पुलिस की एक भी बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की लाश को देखकर गहरे सदमे में चली गई थी। वहीं पुलिस को समझ नहीं आ रहा था एक 73 साल के पैरालाइज्ड आदमी और उनकी 65 साल की पत्नी को इतनी बुरी तरह से कोई बिना किसी वजह के क्यों मारेगा, और वो भी दिवाली की रात। पुलिस ने देरी ना करते हुए केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस ने उस एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेजेस मंगवा लिए और उन्हें चेक करने लगे। उन फुटेजेस में पुलिस ने देखा कि 3 लड़के बार बार उसी घर की बिल्डिंग के आसपास घूम रहे थे। उन्होंने दिव्या को पुलिस स्टेशन बुलाया और उससे पूछा कि अगर वो उन तीनों में से किसी को जानती थी। दिव्या ने वो फुटेजेस देखते ही कहा कि उनमें से एक उनके घर का केयरटेकर सुंदर था, जिसको उसके पिता अशोक ने कुछ महीने पहले ही नौकरी से निकाल दिया था, लेकिन वो बाकी दोनों आदमियों को नहीं जानती थी। पुलिस ने सुंदर और बाकी दोनों लड़कों को ढूंढना शुरू कर दिया और काफी मेहनत के बाद पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। जब पुलिस ने सुंदर को इंटेरोगेट करना स्टार्ट किया तो उसने इस क्राइम में इन्वॉल्व होने से मना कर दिया। सुंदर को उसकी सीसीटीवी फुटेजेस दिखाई, साथ ही साथ उसे उसके साथी अतुल कुमार का कन्फेशन भी दिखाया, जिसमें उसने एडमिट किया था कि उसने सुंदर और आजाद के साथ मिलकर अशोक और मधु जायदका का मर्डर प्लान किया था। सुंदर ने ही अतुल कुमार को अपने गांव से नौकरी का वादा करके वहां बुलाया था, पर उसके शहर आते ही उसने उससे कहा कि वो उसको नौकरी तभी दिलवाएगा जब वो अशोक और मधु के मर्डर में उसकी हेल्प करेगा। सुंदर घबरा गया और रोते रोते उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मगर जब वो उस मर्डर के पीछे के और राज खोलने लगा तो इंटेरोगेटिंग ऑफिसर तक के होश उड़ गए। सुंदर ने बताया कि वो पिछले 10 सालों से उस घर में नौकरी कर रहा था। वो 17 साल का बच्चा था जब उसके पिता ने उसे अशोक जायदका के हवाले कर दिया था। सुंदर ने बताया कि अशोक बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी थे। वो सुंदर को उसकी मेहनत का 1 रुपया भी नहीं देते थे, और तो और वो सुंदर को उसके घर पर बात तक नहीं करने देते थे। जैसे जैसे अशोक और मधु बूढ़े होते गए, हालत और खराब होती गई। अशोक ने सुंदर से उसके घर में रहने का किराया मांगना शुरू कर दिया था। एक दिन बाद इतनी बढ़ गई कि सुंदर ने भी ऊंची आवाज में अपनी तनख्वाह मांगनी शुरू कर दी। मगर इसके बाद अशोक ने उसे बहुत मारा और मारते मारते घर से और नौकरी से निकाल दिया। उस घर से निकलने के बाद सुंदर वापस अपने गांव चला गया, मगर वहां जाकर उसे पता चला कि उसका सबसे छोटा भाई, जो सिर्फ 11 साल का था, बहुत ज्यादा बीमार था और उसके इलाज के लिए सुंदर को 1 लाख रुपए की सख्त जरूरत थी। सुंदर वापस शहर लौट आया और एक बार फिर अशोक से अपना पैसा मांगने उसके ऑफिस गया, मगर इस बार अशोक ने हद कर दी। उसने सुंदर को लोकल पुलिस स्टेशन में बंद करवा दिया। वो कई दिनों तक वहीं बंद रहा और एक दिन अशोक के मैनेजर रोहित ने आकर उसकी बेल कराई और साथ ही उसे यह खबर दी कि गांव में बीमार पड़ा उसका भाई अब गुजर चुका था। सुंदर गुस्से से भर गया था, मगर उसका अशोक को मारने का कोई इरादा नहीं था। वो तो बस उनके घर पर चोरी करके अपना पैसा लेना चाहता था। तो फिर आखिर क्यों सुंदर ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अशोक का मर्डर कर दिया? एक्चुअली इस मर्डर का पूरा प्लान अशोक के मैनेजर रोहित का था। वही सुंदर और उसके 2 दोस्तों के साथ मिलकर अशोक और उसकी पत्नी को मारना चाहता था। यह बात पता चलते ही पुलिस ने रोहित को ढूंढ निकाला
और उससे पूछताछ करने लगे। तब रोहित ने उन्हें बताया कि वो अशोक की बेटी दिव्या से बहुत प्यार करता था और दिव्या भी उसे चाहने लगी थी। मगर जब ये बात दिव्या ने अपनी मां मधु को बताई तो उन्होंने दिव्या का कहीं भी बाहर निकलना बंद कर दिया। जब रोहित ने मधु से बात करने की कोशिश की तब मधु ने रोहित की बहुत बेइज्जती की। इस बात के कुछ महीने बाद ही अशोक और मधु ने मिलकर दिव्या की कहीं और शादी करा दी। वो रोहित को काम से निकालना चाहते थे, लेकिन वो अचानक उसे काम से नहीं निकाल सकते थे क्योंकि वो उनके बिजनेस में काफी कुछ जानता था और वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। दिव्या की शादी के बाद रोहित का दिल बुरी तरह टूट गया था, मगर उसके मन में बदले की आग भी भड़क रही थी। इसलिए जब उसने अशोक को सुंदर के साथ गलत करते हुए देखा तो उसने सुंदर को अपने बदले के लिए यूज करने का प्लान बनाया। रोहित ने सुंदर को वादा किया था कि अगर उसने ये मर्डर कर दिया तो वो उसके पूरे परिवार का खर्चा उठा लेगा। गुस्से से भरे सुंदर ने भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसने अपने दो दोस्तों अतुल और आजाद के साथ मिलकर अशोक और मधु को दिवाली की रात एक बड़े से हथौड़े से मारने का प्लान बना लिया। उन लोगों ने दिवाली की ही रात इसलिए चुनी क्योंकि वो जानते थे कि उनका नया नौकर महेश दिवाली पर नहीं होगा। और तो और दिव्या भी अपने ससुराल में ही दिवाली मनाती तो अशोक और मधु घर पर बिल्कुल अकेले होते। सुंदर घर तक गया और उसने बेल बजाई, लेकिन दरवाजा महेश ने खोला। वो दिवाली पर अपने घर नहीं गया था। उसने सुंदर को मुस्कुराकर घर के अंदर आने को कहा, मगर सुंदर महेश को वहां पाकर घबरा गया। महेश के वहां होने की वजह से उनका पूरा प्लान चौपट हो गया था। मगर तभी सुंदर ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसका दिल दहल उठा। लिविंग रूम की जमीन पर अशोक और मधु की लाश पड़ी थी और महेश की पैंट पर खून की छींटें थीं। सुंदर समझ गया था कि उनके आने से पहले ही महेश उन्हें मार चुका था। जब ये बात सुंदर को समझ आई तो महेश सुंदर पर भी अटैक करने वाला था, लेकिन तभी अतुल और आजाद वहां आ गए और उन्होंने महेश को मार डाला। उन तीनों ने मिलकर महेश की लाश को पास वाले नाले में फेंक दिया और खुद फरार हो गए। ये केस नॉर्मल केसेस से बहुत अलग था क्योंकि ये एक बदले का केस था। दिव्या ने सुंदर और रोहित की सारी बातें झुठला दी। अब पता नहीं कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ। क्या सच में अशोक और मधु अपने नौकर को टॉर्चर करते थे या वो भी बस एक कवर अप की कहानी थी? आपको क्या लगता है इस सब के पीछे क्या सच्चाई है? श्रद्धा आफ्ताब मर्डर केस। प्यार एक अजीब चीज होती है, जितना सुकून देती है कभी कभी उतना ही दर्द भी। लेकिन कोई इंसान जिससे प्यार करता है वो उसकी जान कैसे ले सकता है? आज क्राइम शो पर जिस केस की कहानी हम आपको बताने वाले हैं उसने दिल्ली तो क्या पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया था। साल 2018, करीब 24-25 साल की श्रद्धा नाम की एक लड़की मुंबई के एक कॉल सेंटर में काम करती थी। उसकी मुलाकात उसी कॉल सेंटर में 27 साल के आफ्ताब नाम के लड़के से हुई। श्रद्धा के माता पिता 2016 से ही अलग रहते थे। श्रद्धा और उसका छोटा भाई अपनी मां के साथ रहते थे और पिता उनसे अलग रहते थे। घर के इन्हीं हालात के चलते श्रद्धा इमोशनली बहुत परेशान रहा करती थी। आफ्ताब से दोस्ती होने के बाद श्रद्धा को बड़े टाइम बाद खुशी महसूस हुई थी और आफ्ताब भी उसे हमेशा स्पेशल फील कराने की कोशिश करता रहता था। वो धीरे धीरे आफ्ताब के करीब आने लगी थी और कुछ ही टाइम में दोनों को एक दूसरे से बेहद प्यार हो गया। रिलेशनशिप के 1 साल के अंदर अंदर ही दोनों ने डिसाइड कर लिया कि वो एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते थे। साल 2019 से दोनों ने एक साथ रहना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने मुंबई में ही किराए पर एक कमरा ले लिया था। पर श्रद्धा के पेरेंट्स आफ्ताब को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। आफ्ताब मुस्लिम था और श्रद्धा हिंदू, इसलिए श्रद्धा के दोनों ही पेरेंट्स उसके आफ्ताब के साथ रहने के डिसीजन के बिल्कुल अगेंस्ट थे। मगर श्रद्धा जिद पर अड़ी रही। उसने अपनी मां को यह तक कह दिया कि वो अपने परिवार से अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी और अब उसके लिए
आफताब ही सब कुछ है। इसके बाद श्रद्धा ने अपने घर को पूरी तरह से छोड़ दिया और वो आफताब के साथ रहने लगी। वहीं दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स बेहद परेशान रहने लगे थे। श्रद्धा ना ही उनसे मिलती जुलती और ना ही उनका फोन उठाती। अपनी बेटे की खोज खबर वो उसके व्हाट्सएप या सोशल मीडिया स्टेटस से लिया करते थे। ऐसा चलते चलते अब 1 साल बीत गया था और श्रद्धा की मां अब बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। कुछ ही समय में टेंशन की वजह से श्रद्धा की मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। ये खबर सुनकर श्रद्धा अपनी मां को आखिरी बार देखने के लिए पहुंची और वहीं वो अपने पापा से भी मिली। अपनी मां को खोने के बाद श्रद्धा को बुरा लगने लगा था और इसीलिए उसने अपने पिता से फोन पर बात करना वापस शुरू कर दिया था। एक दिन कॉल पर श्रद्धा ने अपने पापा को बताया कि आफताब उसके साथ बुरा बर्ताव करता है और कभी कभी वो श्रद्धा को खूब मारता पीटता है। ये सुनकर श्रद्धा के पापा ने श्रद्धा को घर बुला लिया। श्रद्धा भी आफताब का ऐसा बिहेवियर देखकर चुप नहीं बैठी और वो वापस अपने घर चली आई। लेकिन फिर आफताब ने अपने अजीब बिहेवियर के लिए श्रद्धा से माफी मांगी और श्रद्धा ने उसे माफ करके सब कुछ भूल जाना ही ठीक समझा। वो वापस आफताब के साथ जाकर रहने लगी। दोनों ने जल्द ही डिसाइड कर लिया कि वो मुंबई छोड़कर कहीं और रहेंगे। करीब 1 महीने तक वो हिमाचल की कई जगहों पर घूमते रहे और 8 मई 2022 को दोनों दिल्ली आकर छतरपुर में बस गए। दिल्ली शिफ्ट होने के कई महीनों तक श्रद्धा अपने पिता से टच में सिर्फ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के थ्रू ही थी। उसने वापस से अपने घर पर कॉल करना बंद कर दिया था और जब कभी उसके पापा उसे कॉल करते तो या तो वो फोन नहीं उठाती थी या फिर कॉल काट कर मैसेज कर देती थी कि वो बिजी है। धीरे धीरे व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर भी श्रद्धा की अपडेट्स आनी बंद हो गई। श्रद्धा के पिता को ये बात बहुत अजीब लगने लगी थी। उन्होंने आफताब को भी कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की मगर उसका फोन अक्सर स्विच्ड ऑफ होता। इसलिए आखिर में श्रद्धा के पिता ने पुलिस का सहारा लेना ही सही समझा। वो पुलिस के पास अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लेकर चले गए और इसके बाद वो श्रद्धा को ढूंढते हुए मुंबई से दिल्ली चले गए। श्रद्धा का केस भी मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया था। श्रद्धा के पापा ने पुलिस को बताया कि श्रद्धा बहुत वक्त से आफताब से शादी करने की बात कर रही थी मगर आफताब उससे शादी करने को राजी नहीं था। श्रद्धा के पापा को शक था कि आफताब सिर्फ उनकी बेटी का फायदा उठाना चाहता था। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें पता चला कि श्रद्धा काफी समय से मिसिंग है। आसपास के लोगों ने बताया कि दिल्ली शिफ्ट होने के बाद से ही आफताब अकेला घर पर रहा करता है। पड़ोसियों ने यह भी बताया कि श्रद्धा जैसी दिखने वाली एक लड़की शुरू में घर में रहती थी लेकिन वो काफी समय से आफताब के घर में नहीं आई है, बल्कि कई बार अलग अलग लड़कियां उस घर में आती रही हैं और रात भर आफताब के घर में ही रही हैं। ये सब बातें सुनकर पुलिस का आफताब पर शक काफी बढ़ गया था। एक दिन पुलिस ने आफताब को अरेस्ट कर लिया और फिर इस पूरी कहानी की कड़ी खुलने लगी। पुलिस ने जब आफताब के घर की तलाशी ली तो उन्हें उसके फ्रिज से अजीब से मीट के टुकड़े मिले। टेस्ट करने पर पता लगा कि वो सारे टुकड़े ह्यूमन फ्लैश के हैं, मतलब किसी इंसान के शरीर के टुकड़े हैं। पुलिस ने छतरपुर के आसपास के सारे एरिया में स्नाइपर डॉग्स के थ्रू जब छानबीन की तो उन्हें पास के एक जंगल से उसी ह्यूमन मीट के और पीसेस मिले। जब आफताब से इस बारे में पूछताछ की गई तब उसने पुलिस को एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सच बताया। उसने कहा कि दिल्ली में शिफ्ट होने के 10 दिन बाद ही उसने श्रद्धा का गला घोंटकर उसे मार दिया था। मगर दिक्कत की बात यह थी कि दिल्ली में आफताब के पास कोई गाड़ी नहीं थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर उस बॉडी को ठिकाने कैसे लगाएगा। इसके बाद आफताब मार्केट गया और वहां से एक भारी डस्टबिन बैग्स और ढेर सारे रूम फ्रेशनर्स ले आया। उसने श्रद्धा की डेड बॉडी को 35 टुकड़ों में काट दिया और डस्टबिन बैग्स में अलग अलग भरकर अपने नए खरीदे हुए फ्रिज में भर दिया। इसके बाद वो रोज रात में खाने के बाद वॉक पर निकलता और छतरपुर के जंगल में एक एक बॉडी का टुकड़ा फेंक आता। इस केस से हैरानी वाली बात यह निकल कर आई कि आफताब के लिए यह सब बहुत नॉर्मल हो चुका था।
वो श्रद्धा को मारने के कुछ ही दिनों बाद ऑनलाइन डेटिंग ऐप के थ्रू एक डेट पर भी गया था। वो उस लड़की को कई बार अपने फ्लैट भी ला चुका था, और जबकि श्रद्धा का कटा हुआ शरीर उसके फ्रिज में रखा रहता था। आफताब ने अपनी कॉल सेंटर वाली जॉब वापस से शुरू कर दी थी, और वहां उसकी एक गर्लफ्रेंड भी बन गई थी। वो उसे भी अपने फ्लैट पर लाया करता था। आफताब ने पुलिस को ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान बताया कि उसके और श्रद्धा के बीच में चीजें ठीक नहीं चल रही थी, और एक दिन उन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। गर्मा गर्मी इतनी बढ़ गई कि आफताब ने धक्का देकर श्रद्धा को गिरा दिया और फिर उसके ऊपर बैठ गया और पूरी ताकत से उसका गला दबाने लगा। देखते ही देखते श्रद्धा की जान निकल गई और उसकी मौत हो गई। ये सब बातें आफताब ने खुद पुलिस को बता दी, और बयान देते वक्त आफताब पुलिस के सामने पूरी अकड़ में बार बार इंग्लिश में कहता रहा, यस आई किल्ड हर। एक गलत इंसान से प्यार करने की वजह से श्रद्धा आज इस दुनिया में नहीं है। आपको क्या लगता है, ऐसे क्राइम के लिए अपराधी को क्या सजा मिलनी चाहिए? हमसे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आरुषि तलवार मर्डर केस। दिसंबर 2010 में सीबीआई की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग के होने का रीजन था 2 साल से अनसॉल्व पड़ा 13 साल के आरुषि तलवार और 56 साल के हेमराज का मर्डर केस। एक ऐसा केस जिसने पूरे इंडिया में एक डर का माहौल बना दिया था। कुछ महीनों तक सारे न्यूज चैनल्स पर बस इसी केस की बात होती थी। शायद ही इंडिया में कोई ऐसा इंसान होगा जिसने आरुषि तलवार मर्डर केस का नाम नहीं सुना। एजी कौल, जो इस केस के लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग टीम को लीड कर रहे थे, उन्होंने मीटिंग में मौजूद बाकी ऑफिसर्स के साथ अपनी इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट शेयर किए। उनकी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से मर्डरर और कोई नहीं बल्कि आरुषि के पिता राजेश तलवार ही थे। उनके हिसाब से 15 मई 2008 की रात को राजेश ने अपनी बेटी और घर के नौकर हेमराज को आरुषि के कमरे में एक ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन में देख लिया, जिसके बाद राजेश गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने लिविंग रूम में पड़े हुए अपने गोल्फ सेट से एक गोल्फ क्लब निकाला और आरुषि के कमरे में घुसकर हेमराज के सर पर उस गोल्फ क्लब से जोर जोर से मारने लगे। इसी मुठभेड़ में वो गोल्फ क्लब गलती से आरुषि के सर पर भी लग गया। इतने में ही उनकी बीवी नुपुर, जो साइड वाले रूम में सो रही थी, वो उठकर आरुषि के रूम में आ गई और उन्होंने देखा कि हेमराज की लाश बिस्तर के एक साइड पड़ी हुई थी और एक सर्जिकल ब्लेड से राजेश आरुषि का गला काट रहे थे। नुपुर ये देखकर शॉक में आ गई, लेकिन जब राजेश ने उन्हें पूरी बात बताई तो नुपुर भी राजेश का साथ देने लगी। दोनों उसके बाद क्राइम सीन कवर करने में लग गए। सारे फिंगरप्रिंट्स को मिटाकर उस सर्जिकल ब्लेड को डिस्पोज कर दिया गया। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के मुताबिक राजेश ने उसके बाद बैठकर विस्की भी पी। फिर अगली सुबह नुपुर ने अंदर से सबसे बाहर वाला दरवाजा बंद किया और अपनी मेड भारती के सामने हेमराज के आरुषि को मार के भाग जाने का नाटक किया। एजी कॉल के हिसाब से उन दोनों ने बहुत प्लानिंग की थी, पर उन्हें यह नहीं एक्सपेक्टेड था कि छत पर राजेश ने जो हेमराज की लाश कूलर की ग्रिल के नीचे छुपाई थी वो पुलिस को मिल जाएगी। एजी कॉल के हिसाब से राजेश एक बेरहम खूनी था और वो इस केस में उसके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल करना चाहते थे, लेकिन वहां प्रेजेंट सीबीआई के मेंबर्स और अरुण कुमार ने उनको वो चार्जशीट फाइल करने से रोक दिया। सीबीआई मेंबर्स की उनको रोकने की वजह थी लैक ऑफ एविडेंस, क्योंकि राजेश और नुपुर तलवार के लाई डिटेक्टर और नार्को टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं मिला था जो उन्हें सस्पेक्ट्स बना सके। ना ही उस गोल्फ क्लब पर ब्लड के ट्रेसेस थे और ना ही उन दोनों के किसी भी सस्पिशियस चीज पर फिंगरप्रिंट्स थे। पर अरुण कुमार की एजी कॉल को रोकने की वजह कुछ और थी। उनके हिसाब से खूनी कोई और था। अरुण कुमार वो ऑफिसर थे जो एजी कॉल से पहले इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। अरुण कुमार को यह केस 31 मई 2008 को पुलिस के ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन के बाद हैंडओवर किया गया था, ताकि सीबीआई पुलिस की थ्योरीज को कंफर्म कर सके। जब अरुण कुमार को एक केस मिला था तब पुलिस ने राजेश तलवार को
ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि उनके हिसाब से मर्डरर वही थे। पुलिस की थ्योरी भी एजी कॉल से मिलती जुलती थी, बस उसमें डिफरेंस ये था कि पुलिस के हिसाब से राजेश तलवार ने उन दोनों को उस रात एक ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन में देखने के बाद हेमराज को वहीं गोल्फ क्लब से मारना शुरू नहीं करा था, बल्कि वो हेमराज को छत पर यह कहकर ले गए थे कि वो उससे कुछ बात करना चाहते हैं। छत पर ले जाकर उन्होंने हेमराज को एक हैवी ऑब्जेक्ट से मारकर बेहोश कर दिया, जिसके बाद उन्होंने एक शार्प ऑब्जेक्ट से उसका गला काट दिया। फिर उन्होंने नीचे आकर विस्की पी और शराब के नशे में गुस्से से पागल होकर अपनी बेटी आरुषि के कमरे में जाकर एक शार्प एज्ड वेपन से उसका भी गला काट दिया। और अगली सुबह एविडेंस टैंपर करने के लिए उन्होंने मर्डर के इमीडिएटली बाद पुलिस को बुलाने के बजाय अपने नेबर्स को जमा कर लिया, ताकि उनके घर में ढेर सारे फुटप्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स आ जाएं। अरुण कुमार ने पुलिस की थ्योरीज को रिकन्फर्म करने के लिए सबसे पहले नुपुर और राजेश पर लाई डिटेक्टर और नार्को टेस्ट किए, जिसमें उनके खूनी होने का कोई सबूत नहीं मिला। एक बड़ा सवाल था कि उनके घर के अंदर आकर कोई उनकी बेटी का गला काट गया और उन्हें पता ही नहीं चला। यह कैसे पॉसिबल था? राजेश और नुपुर ने इस पर यह कहा कि उनके कमरे में एसी खराब होने की वजह से बहुत शोर करता था, इसलिए उन्हें कमरे से बाहर कुछ सुनाई नहीं देता था। इसके बाद उनके रूम का साउंड टेस्ट किया गया, जिसमें यह निकला कि खराब एसी की वजह से उनके कमरे में कोई भी आवाज नहीं आती थी। फिर अरुण कुमार ने रीइन्वेस्टिगेट करते हुए हेमराज के कमरे की फोटोज देखी, जिसमें उन्हें गड्ढे पर डिप्रेशन वाले 3 पॉइंट्स दिखे। उनकी टीम ने फिर कृष्णा, राजकुमार और शंभू मंडल को हिरासत में लेकर उन पर साइकोलॉजिकल टेस्ट्स और नार्को टेस्ट करवाए, क्योंकि कृष्णा जो राजेश तलवार की क्लिनिक में काम करता था वही था जिसने पुलिस को हेमराज और आरुषि के रिश्ते और राजेश के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बताया था। कृष्णा और राजकुमार के नार्को टेस्ट में कृष्णा ने जो भी कहा वो सुनकर अरुण कुमार के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। कृष्णा ने एडमिट किया कि हेमराज का नेपाल में नया घर बना था, जिसकी खुशी में उस रात वो लोग उसके कमरे में पार्टी कर रहे थे। तभी राजकुमार, जो आरुषि को पसंद करता था, शराब के नशे में उसके कमरे की ओर गया। कृष्णा और मंडल ने भी उसका पीछा किया। फिर राजकुमार ने आरुषि के कमरे में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और इससे पहले आरुषि चिल्ला पाती, कृष्णा ने उसके सर पर खुखरी चाकू से मारा और फिर उसी खुखरी से उसका गला काट दिया। क्योंकि हेमराज उस खून का विटनेस था, तो वो लोग उसे छत पर ले गए, जहां उन्होंने उस चाकू से उसका भी गला काटकर उसको मार दिया और उसकी बॉडी को छुपाने के लिए उस पर कूलर की ग्रिल रख दी। राजकुमार और शंभू के नार्को टेस्ट में इससे मिलती जुलती कहानियां निकल के आईं। उनकी टीम ने कृष्णा के घर की तलाशी भी ली थी, जहां पर उन्हें एक पिलो कवर और खुखरी मिली। उनकी टीम ने राजेश तलवार को रिहा कर दिया और कृष्णा, राजकुमार और शंभू को अरेस्ट कर लिया था। पर इस थ्योरी में भी कुछ दिक्कतें थीं। पहले की नार्को टेस्ट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होते थे, इसलिए कृष्णा और राजकुमार के कन्फेशन को कॉन्क्रीट प्रूफ कंसिडर नहीं किया जा सकता था। दूसरा, कृष्णा की फैमिली ने कहा कि वो मर्डर के टाइम अपने कमरे में ही था। यही बात राजकुमार के एम्प्लॉयर और शंभू मंडल के एम्प्लॉयर्स ने भी उन दोनों के लिए कही। तीसरा, जो खुखरी चाकू कृष्णा के रूम से मिली थी, उस पर ह्यूमन ब्लड के कोई ट्रेसेस नहीं थे। जब अरुण कुमार ने चार्जशीट फाइल करने की कोशिश की, तो उनकी चार्जशीट भी इस बेसिस पर रिजेक्ट हो गई कि उन्होंने इंफॉर्मेशन सही तरीकों से नहीं निकाली थी, और उन पर शंभू मंडल को मारपीट के फोर्स करके बातें निकलवाने का आरोप भी लगा। क्योंकि दोनों ही टीम की इन्वेस्टिगेशन और थ्योरीज को प्रूफ करने के लिए सीबीआई मेंबर्स के पास कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं था, तो कॉमन कंसेंसस से सीबीआई की उस मीटिंग में चार्जशीट की बजाय क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने का डिसीजन लिया गया। 9 फरवरी 2011 को मैजिस्ट्रेट प्रीति सिंह ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट में कन्वर्ट कर दिया और राजेश और नुपुर को फिर से समन किया गया। राजेश और नुपुर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस डिसीजन के अगेंस्ट पिटीशन फाइल की, जो दोनों कोर्ट्स में रिजेक्ट कर दी गई। 11 मई 2013 को
राजेश और नुपुर का ट्रायल शुरू हुआ और 25 नवंबर 2013 को एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उन दोनों को आरुषि और हेमराज के मर्डर में गिल्टी करार दिया और उनको मर्डर, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, मिसलीडिंग द प्रोब और फाइलिंग अ रॉन्ग एफआईआर के लिए कन्विक्ट करके 26 नवंबर को उन्हें लाइफ सेंटेंस यानी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन जनवरी 2014 में राजेश और नुपुर ने इस डिसीजन को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और 12 अक्टूबर 2017 में हाई कोर्ट ने लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उन्हें सारे चार्जेस से फ्री कर दिया। ये एक ऐसा केस बन गया जिसे कोई सॉल्व नहीं कर पाया और आरुषि और हेमराज को आज तक जस्टिस नहीं मिली। आपको क्या लगता है, किसने मारा आरुषि को? कमेंट्स में हमसे अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। रिपब्लिक डे अटैक। जैसे ही रिपब्लिक डे पास आता है तो पूरे दिल्ली एनसीआर में जगह जगह सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी जाती है। इसका एक बड़ा रीजन ये है कि रिपब्लिक डे पर हमारे देश के सबसे बड़े मिनिस्टर्स और लीडर्स सब एक जगह एक बहुत बड़ी पब्लिक गैदरिंग में होते हैं। ऐसे में कोई भी अटैक देश के लिए बहुत डेडली हो सकता है। एक ऐसा ही अटैक प्लान कर रहे थे नौशाद और जग्गा, जहां उन दोनों को इंडिया के सबसे बड़े हिंदू लीडर को मारने का काम मिला था। जग्गा 29 साल का उत्तराखंड में रहने वाला एक लड़का था और नौशाद 56 साल का एक मिडिल एज्ड आदमी जो कई सालों से दिल्ली में रह रहा था। जग्गा और नौशाद दोनों पर पहले से कई केसेस दर्ज थे और वो दोनों ही पुलिस की गिरफ्त से फरार एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा बन गए थे। जग्गा एक गरीब परिवार का लड़का था। बड़े होते होते उसकी मुलाकात कुछ गुंडे मवालियों से हो गई और देखते ही देखते उसका झुकाव खालिस्तानी आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ने लगा और वो एक कनाडा बेस्ड खालिस्तानी ग्रुप से भी जुड़ गया था। उस पर पहले से ही एक मर्डर केस चल रहा था और इसी के चलते वो 2021 में उत्तराखंड की जेल में बंद था, मगर उसकी बहन की शादी के लिए उसे पैरोल पर छोड़ा गया। जग्गा कुछ दिन के लिए अपने घर तो आ गया था, मगर वो अभी भी अंडर सुपरविजन था। तब उसने नौशाद को कांटेक्ट किया और दोनों ने मिलकर जग्गा को भगाने का प्लान बनाया। शादी से एक दिन पहले जग्गा के घर में फंक्शन हो रहा था। तब जग्गा ने अपने 2 जान पहचान के आदमियों से मदद मांगी। उन्होंने प्लान बनाया कि वो दोनों पुलिस वालों का ध्यान भटका के रखेंगे और मौका लगते ही जग्गा वहां से भाग जाएगा। ठीक वैसा ही हुआ और मौका देखकर जग्गा अपने घर से भाग गया। कुछ दूर जाते ही जग्गा को एक गाड़ी दिखी जो कि नौशाद ने उसके लिए ही भिजवाई थी। उस गाड़ी में बैठकर जग्गा उत्तराखंड से भागकर कश्मीर पहुंच गया। नौशाद भी उस वक्त कश्मीर में ही था। नौशाद पर भी ऑलरेडी 2 मर्डर केसेस चल रहे थे और उसके घर से खतरनाक बॉम्ब्स और बारूद मिलने की वजह से वो 10 साल जेल में भी काट कर आया था। उन दोनों को कश्मीर एक स्पेशल मीटिंग के लिए बुलाया गया था। ये मीटिंग थी एक बहुत बड़े टारगेट किलिंग के असाइनमेंट के लिए, जो कि भारत के रिपब्लिक डे पर होने वाली थी। नौशाद ने वहां जग्गा को एक खालिस्तान के मिलिटेंट ग्रुप के लीडर से मिलवाया। नौशाद खुद भी एक पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप का पार्ट था। नौशाद का मिलिटेंट ग्रुप खालिस्तान के मिलिटेंट ग्रुप के साथ मिलकर काम कर रहे थे और इस बार वो रिपब्लिक डे में इंडिया के सबसे बड़े हिंदू लीडर को मारकर सभी हिंदुओं में डर पैदा करना चाहते थे। जग्गा ने कुछ महीने कश्मीर में ही अपनी मिलिटेंट ट्रेनिंग कंप्लीट की। नौशाद उसे लेकर अपने घर जहांगीरपुरी आ गया था। वो दोनों अपने साथ 2 हैंड ग्रेनेड्स, 3 पिस्टल्स और 22 कार्ट्रिजेस लेकर आए थे। उस एरिया में रह रहे एक लड़के सुनील की नजर जग्गा और नौशाद पर पड़ गई। सुनील कुछ वक्त पहले ही दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का खबरी बना था। जब से नौशाद जेल से छूटा था तब से सुनील उस पर अपनी कड़ी नजर रखता था। जब उसने देखा कि नौशाद एक रात दबे पांव लौटा था, वो भी एक अनजान आदमी के साथ, तो सुनील समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सुनील ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को तुरंत ही अपडेट भेज दी और उसे नौशाद और जग्गा की सभी एक्टिविटीज पर नजर रखने को बोला गया। एक दिन जब नौशाद और जग्गा झुग्गी से कुछ ही दूर चाय पीने गए, तब जग्गा ने नोटिस किया कि वो जहां भी जाते सुनील उनके आसपास पहुंच जाता। जग्गा ने यह बात नौशाद को बताई
और दोनों कुछ खुसर पुसर करके घर को लौटने लगे। जग्गा ने अपनी जेब से कुछ कागज निकालकर नौशाद को पकड़ा दिया और वो मुड़कर घर से कहीं दूर चला गया। नौशाद अपनी झुग्गी के अंदर गया और 2 मिनट बाद ही बाहर आ गया। उसने झुग्गी बंद की और वो भी उसी तरफ चला गया जहां जग्गा गया था। ये सब सुनील कुछ दूर से देख रहा था। उसे लगा कि उसके लिए अच्छा मौका था पता लगाने का कि आखिर नौशाद क्या कर रहा था। उसने नौशाद की झुग्गी का ताला तोड़ा और अंदर घुस गया। वो उन दोनों का सामान चेक करने लगा और उसे बिस्तर के नीचे पड़े एक बैग में कुछ हथियार मिल गए। सुनील ने तुरंत उनकी फोटो खींचकर स्पेशल सेल को भेज दी। वो और भी कुछ कर पाता उससे पहले ही उसे आवाज आई कि कोई दरवाजे से अंदर घुस रहा था। उसने पलट कर देखा तो नौशाद और जग्गा हाथ में बड़े बड़े चाकू लिए खड़े थे। उन्होंने सुनील को पकड़ लिया और उस पर कई बार चाकू चलाया। सुनील बुरी तरह घायल हो गया, मगर किसी तरह उसने नौशाद को धक्का दिया और वहां से भाग गया। दौड़ते हुए सुनील ने अपना फोन फेंक दिया। वो दोनों सुनील का पीछा करने लगे और कुछ दूर नाले के पास उन्होंने सुनील को पकड़ लिया। उन दोनों ने मिलकर वहीं सुनील का मर्डर कर दिया और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके वहीं नाले के पास फेंक दिए। वो फोटो मिलने पर स्पेशल सेल ने कई बार सुनील को कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर उसका फोन तो सड़क के एक कोने में टूटा पड़ा था। तब स्पेशल सेल के लीड ऑफिसर रवि ने एक टीम असेंबल की और नौशाद और जग्गा को पकड़ने का ऑपरेशन प्लान किया। उसी रात पुलिस ने झुग्गी नंबर 204 को आगे पीछे से घेरना शुरू कर दिया। अंदर से टीवी चलने की बहुत तेज आवाज आ रही थी। लीड ऑफिसर रवि ने अपने टीम मेंबर्स को झुग्गी का गेट तोड़कर अंदर जाने का इशारा किया और टीम के 2 मेंबर्स ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर जाते ही रवि ने देखा कि झुग्गी के अंदर नौशाद और जग्गा बैठे थे, जो कि पुलिस के आते ही इधर उधर दौड़ने लगे। मगर पुलिस ने एरिया को हर तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे हमारे देश की फोर्सेस बेहद जाबाज और निडर तरीके से निभाती हैं।